जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोजी जो है वो अब रिको को भी मार चुका है और इसी के साथ में उस जगह पे पहुंच गया है जहां पे शायद उसे नहीं होना चाहिए था। वो इस वक्त गेटो के सामने खड़ा है और गेटो ने अपनी कर्स पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे टोजी ही गेटो को कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। गेटो का पूरा काम यही था कि इस वेसल का ध्यान रखना, लेकिन इस वक्त टोजी ने तो रिको को जान से मार दिया था। अब यहाँ पे टोजी भी बताना शुरू करता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा है क्योंकि वो गोजो को जो मार के आया है। गेटो यहाँ पे अपनी एक स्पिरिट का इस्तेमाल करता है जो कि एक ड्रैगन स्पिरिट थी जो कि टोजी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है, उसे हवा में भी ले जाती है। टोजी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अब टोजी के पास में एक बंदूक थी, इसी चक्कर से वो 3 बार गोली मार देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त गेटो को कुछ खास ज्यादा होता नहीं है क्योंकि उसने अपनी कर्स स्पिरिट से मदद ली थी। अब कहीं ना कहीं गेटो को एक ही चीज लग रही थी कि आखिर टोजी घुसा तो अंदर कैसे घुसा। अब टोजी के पास में अपनी ही कुछ टेक्निक्स थी जिससे कि उसके इंसान होने या फिर उसके विजिबल होने के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। खैर अब वो यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स रखते यानी कि जुजुत्सु काइसेन वाले, तो लोगों को पता चल जाता कि आखिर जो इनका मेन बेस है वो कहाँ पर है। और ऊपर से अभी यहाँ पे काफी ज्यादा झगड़ा वगैरह भी चल रहा है, ऊपर स्टार फ्लाइज भी उड़ रहे हैं। टोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं थी तो उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता था। साथ ही में यहाँ पे आने वाले अगर कोई कर्स टूल का इस्तेमाल करता है तो भी सारे सॉर्सरर्स को पता चल जाता। लेकिन टोजी के पास में ये टेक्निक भी है कि वो अपनी कर्स टूल को एक कर्स एनर्जी के अंदर छुपा सकता है और ऊपर से उस कर्स एनर्जी को भी इतना ज्यादा छोटा कर देता है कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि इसके पास में कोई कर्स एनर्जी भी है, क्योंकि वो उस कर्स एनर्जी को खा जाता है, अपनी बॉडी के अंदर रखता है। तो वो आराम से अपने सारे टूल्स को एक कर्स एनर्जी के अंदर और उस कर्स एनर्जी को अपने अंदर रख के ले आया था। अब यहाँ पे जो गेटो है वो बार बार के अंदर टोजी को ढूंढ रहा था इस पूरी की पूरी कैंपस के अंदर ही, लेकिन टोजी बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी तो गेटो उसे कुछ खास तरीके से पकड़ नहीं पा रहा था। टोजी ने बता ही दिया था कि उसने कैसे दिमाग लगा के इस बैरियर को पार कर लिया। तो यहाँ पे गेटो सोच भी पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन और ऊपर से इतना समझदार कैसे बन सकता है कि वो अंदर तक पहुंच गया, क्योंकि उसके पास में कर्स टूल भी है, वो खुद भी इनविजिबल है। अब अगर सोचा जाए तो टोजी के पास में जितने भी टूल्स है वो उन चीजों का आराम से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन टोजी का जो मेन मकसद था कहीं ना कहीं वो गोजो को हराने का भी था जो कि 6 साइज वाला था, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर। तो इस चक्कर के अंदर पहले उसने गोजो सातोरू को जान से मारा, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा। टोजी चाहता तो स्टार प्लाज्मा वेसल को भी मार सकता है यानी कि रिको को भी, लेकिन अगर वो रिको को मार देगा और बाय चांस गोजो ने उसे देख लिया तो गोजो इसके पीछे पड़ जाएगा। तो इस चक्कर में पहले इसने गोजो को मारा। अब यहाँ पे गेटो को समझ में आने लग गया था कि जैसे बाकी सारे सॉर्सरर अगर अपनी पावर्स के बारे में बताते हैं, अपनी कर्स एनर्जीज के बारे में बताते हैं तो हमेशा उनकी कर्स टेक्निक बढ़ती ही है। सेम वैसे ही टोजी ने भी अपना एक ऑरा बना रखा था कि अगर वो अपनी पावर्स के बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में बताता जाएगा तो उसकी पावर्स भी हमेशा इंक्रीज ही होती रहेंगी। गेटो यहाँ पे उससे अंदर आने के बारे में पूछता है कि आखिर तुम अंदर घुसे तो घुसे कैसे, क्योंकि अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। टोजी बताता है कि हर एक इंसान पीछे अपने कोई ना कोई तो सुराग छोड़ के जाता है, अब वो स्मेल हो या फिर किसी के पैरों के निशान हो। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे इनके गायब होने से पहले पैरों के निशान कुछ रह गए थे और टोजी उसी को फॉलो करता करता नीचे तक पहुंच गया था बेसमेंट में। टोजी के सारे सेंसेस बहुत ज्यादा तेज थे। गेटो अब यहाँ पे बाहर खड़ी कुरोई के बारे में भी कहता है क्योंकि कुरोई जस्ट अभी बाहर इसको छोड़कर ही आए थे। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि अच्छा वो लड़की वो तो बस मरती मरती बची है या क्या पता मर भी गई होगी। इसका मतलब है कि टोजी ने अंदर आने से पहले जरूर कुरोई को भी जान से मार दिया होगा। अब गेटो यहाँ पे अपने अटैक्स करना शुरू करता है। वो वापस एक व्हाइट ड्रैगन की जो कर्स टेक्निक थी उसे छोड़ता है, इसी के साथ में कुछ अटैक्स वगैरह थे, शूट थे, वो भी टोजी के ऊपर करना शुरू करता है। टोजी अपनी स्पीड के चक्कर में बार बार में बचता जा रहा था। साथ ही में उसके पास तलवारें भी थी जो कि बहुत ही गजब वाली कर्स टेक्निक के साथ बनी थी। इसी चक्कर में उसने गेटो के रैम्बो ड्रैगन को भी जान से मार दिया, जिसे मारना बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि उसकी जो शील्ड थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे होने वाली तबाही के चक्कर के अंदर ऊपर से इस ड्रैगन के गिरने के चक्कर में ये पूरी जगह ही तहस नहस होना शुरू हो जाती है, सब कुछ गिरने पड़ने लग जाता है। टोजी को समझ में आने लगा था कि अब आखिर कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होने वाला है। वो जैसे कर्स मैनिपुलेशन कहता है, लेकिन उससे पहले ही गेटो ने एक चाल चल दी थी। गेटो ने अपना ही कोई कर्स टेक्निक बना दी थी। अब जो गेटो था उसकी खुद की एक कर्स टेक्निक थी जो कि एक लड़की थी, बहुत ही भयानक सी थी। ऑब्वियस बात है कि ये कर्स एनर्जी है तो भयानक ही होगी और इसकी पावर ये थी कि अगर ये किसी से क्वेश्चन पूछेगी जब तक उसका आंसर नहीं दिया जाएगा तो वो अपने ही इस ऑरा के अंदर किसी को भी जान से मार सकती है। तो वो यहाँ पे टोजी को पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब ये चीज कहीं ना कहीं टोजी को समझ में आ गई थी, ट्रिक टोजी को समझ में आ गई थी, तो वो इसका जवाब देना शुरू करता है और ये जो भूतनी वाली सी कर्स एनर्जी थी वो टोजी का कान काटना शुरू करती है जिससे कि उसके कान पे खून आने लगता है। लेकिन टोजी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो अपनी तलवार लेता है और बहुत तेज स्पीड से इस पूरी की पूरी ऑरा को काटने लग जाता है जिससे कि पूरा डायमेंशन टूट जाता है। अब गेटो आगे बढ़ने लगता है और अपने कर्स मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है। वो चाहता था कि टोजी के पास में जो एक कर्स लिपटा हुआ है कहीं ना कहीं वो उसे ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि गेटो के पास में ये पावर थी कि वो किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि गेटो के पास में है कि कोई भी अगर एनर्जी मर जाती है, बुरी हो अच्छी हो, तो वो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। तो क्यों ना वो टोजी की इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले ताकि टोजी के पास में कुछ बचे ही ना, साथ ही में उसे मैनिपुलेट करके अपने पास अच्छी तरीके से रख भी सकता है। लेकिन जैसे ही गेटो आगे हाथ बढ़ाता है और टोजी की कर्स एनर्जी को टच करने ही वाला था तभी एक बहुत ही गजब का झटका टाइप का
लगता है और बेचारा गेटो बहुत दूर जाके गिरता है। इतनी देर में टोजी ने अपना काम कर दिया था, वो अपना चाकू वगैरह निकालता है, तलवार निकालता है और उससे गेटो को काट देता है, मतलब वापस एक क्रिस एंड क्रॉस करके बेचारे को इसको भी घायल कर देता है। अभी पूरी जगह ऑलमोस्ट टूट गई थी, गेटो नीचे गिर गया था और टोजी बताना शुरू करता है कि उसने मारा ही इस तरीके से ताकि उसकी जान ना चली जाए। तुम्हारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर काफी सारी कर्स एनर्जीज है और वो कर्स एनर्जीज कहाँ जाएगी इसे खुद भी नहीं पता। हो सकता है कि वो सारी कर्स एनर्जीज मेरे पास आ जाए, मुझे परेशान कर दे, तो मुझे फालतू की टेंशन नहीं चाहिए। अगर तुम किसी शिनिगामी का इस्तेमाल कर रहे होते, तुम्हारे पास में शिनिगामी वाली पावर्स है, तो मैं तुम्हें जरूर मार देता। जो भी है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मुझसे हार गए जो कि मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, क्योंकि ना तो मैंने कोई कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, ना ही मेरे पास कोई और अच्छी खासी चीजें हैं। आगे आने वाले टाइम में तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। इसी वक्त जो टोजी है उसे किसी की याद आती है, ये और कोई नहीं बल्कि मैगुमी है। गाइस, जो हमने फर्स्ट सीजन पूरा का पूरा देखा, जिसके अंदर हमने मैगुमी को भी देखा, ये उसी का बाप है। जिसके बाद में सीन यहाँ स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे टोजी पहुंचा था, वो भी रिको की बॉडी को लेकर, ताकि वो विश्वास दिला सके कि उसने रिको को जान से मार दिया। अब यहाँ पे ये जो आदमी बैठा था काफी ज्यादा सीनियर पोजीशन पे था, रिप्रेजेंटेटिव था और रिको की सही सलामत बॉडी को देख के बड़ा खुश भी था। उसे लग नहीं रहा था कि टोजी इतना बड़ा काम कर पाएगा, लेकिन वो रिको की बॉडी को एकदम सही सलामत लेके आ गया था कि वो टोजी को पैसे के साथ साथ में अच्छा खासा बोनस भी देगा। अब वो अपने इस ग्रुप के बारे में बताना शुरू करता है कि जब नारा वाला ईरा हुआ करता था तब इनके ग्रुप की शुरुआत हुई। उस वक्त टेंशन भी हुआ करते थे। उसी वक्त के बाद से जुजुत्सु सॉर्सरर भी बनने लगे, लेकिन सेम टाइम पे जापान के अंदर बुद्धिज्म को भी अपनाया जाने लगा। जहाँ एक तरफ जुजुत्सु सॉर्सरर बनते जा रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो करते जा रहे थे। इस रिलीजियस कॉर्पोरेशन और जुजुत्सु काइसन वाले जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, इनके बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इन्हीं के बीच में से एक नया ग्रुप बना जो कि स्टार रिलीजियस ग्रुप है, जो कि अपना खुद का ही एक नया ग्रुप बनाना चाहते थे, जो कि एक ही भगवान को फॉलो करेंगे। ये नॉन सॉर्सरर बन के रहेंगे, यानी कि इनके पास में कोई पावर्स नहीं रहेगी। जो जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं वो काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज के लिए पाबंद किया जाता है कि वो नॉन पावरफुल लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। आखिरकार वो वक्त आ ही जाएगा जब इन लोगों का ग्रुप आगे जाके काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर इनके जो लोग हैं, अगर इन लोगों ने इस एसिमुलेशन को देख लिया होता, यानी कि रिको का टेंजेंट सर के साथ में मिल जाना और उसके बाद में पावर्स का इधर से उधर आगे जाके शिफ्ट हो जाना, तो जो ये वाला ग्रुप है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो ये अपने भगवान को फॉलो भी नहीं कर पाते। तो इसी चक्कर के अंदर इस रिको को मारा गया, यानी कि वेसल को ही जान से मार दिया गया, ताकि टेंजेंट सर कभी भी अपनी पावर्स को एक्सचेंज ना कर पाए। और अगर कुछ और गड़बड़ करते तो जुजुत्सु सॉर्सरर सारे के सारे यहाँ पे पहुंच के इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बर्बाद कर देते। अब यहाँ पे हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जब यहाँ से टोजी जा रहा था, तो यहाँ पे काम करने वाले आदमी को कहता है कि मैंने जब तुम्हें कहा था कि उस लड़की को ले जाना, उसे जरूर जान से मार देना। तो यहाँ पे आदमी कहता है कि हाँ, मैंने उसे अपने साथ में रखा था, बाहर लेकर भी गया था। अब ये लोग वो है जिन्होंने कुरोई को किडनैप करा था उस वक्त, जिस वक्त वो उसे ओकाहामा लेकर गए थे। अब उस वक्त हुआ ये था कि टोजी फोन नहीं उठा रहा था, किसी चीज को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो जस्ट एक सिक्योरिटी पर्पज से इन लोगों ने कुरोई को रख रखा था, ताकि उसे जान से नहीं मारेंगे, ताकि कहीं ना कहीं टोजी को ही ब्लैकमेल कर सके। लेकिन टोजी ने अपना तो काम पूरा करके दिखा दिया। टोजी इन सब बातों को सुनकर कह रहा था कि चलो अच्छी बात है, जो भी हुआ हमारा काम हो गया, अब तुम मुझे अच्छी खासी पार्टी वगैरह दे सकते हो। लेकिन इस आदमी को कुछ खास पसंद नहीं था पार्टी वगैरह करना, लोगों से मिलना जुलना, तो मना कर देता और कहता है कि मैं लोगों से सिर्फ उतना ही मिलता हूँ जितना मेरा काम है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। टोजी अब यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे सबसे शानदार सीन आता है, जो कि जुजुत्सु काइसन के अंदर मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देता है कि भाई साहब, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर गोजो सातोरू को जान से मार दिया गया था, लेकिन नहीं, गोजो सातोरू कैसे मर सकता है, वही तो मेन कैरेक्टर है यार। तो वो यहाँ पे एक भगवान के जैसे वापस प्रकट हो जाता है। अब इसे भगवान कहें कि राक्षस कहें, ये तो कुछ भी कह लो, लेकिन उसने अपनी ऐसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में वो बताना शुरू करता है। टोजी को पता था कि जरूर उसने अपनी रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। गोजो यहाँ पे कहता है कि तुमने मेरे गले पे वार किया था, अच्छा हुआ कि तुमने मेरे सर पे वार नहीं किया, अगर तुम मेरे सर को काट देते या खत्म कर देते तो शायद मैं भी मर जाता, लेकिन ना तो वो कोई कर्स टूल था, ना ही तुमने मेरे सर पे वार किया, और मैंने अपनी एनर्जीज को रिवर्स कर दिया। मैंने बिल्कुल भी हीलिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता तो मेरी और ज्यादा पावर्स चली जाती। कर्स एनर्जीज नेगेटिव होती है, जिसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते ही वो पॉजिटिव में बदल गई और मेरी इन पावर्स को बढ़ा दिया गया। आज तक मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आज तक मैंने करा नहीं था, और आखिरकार जब मैं बिल्कुल मौत के मुंह पे खड़ा था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, जिसे देख के मुझे मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चुना गया है इसके लिए। टोजी का कहना था कि अच्छा बेटा, तो तू अब मुझे हरा के दिखाएगा, ले आजा फिर। जिसके बाद में ये दोनों अपनी वापस से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गोजो वापस से अपनी इन्फिनिटी पावर को इनेबल कर देता है, जो कि पहले डिसेबल हो रखी थी। तो अब वापस से टोजी के जो भी वार आते जा रहे थे वो स्लो होते जा रहे थे, तो एक भी चीज गोजो को नहीं लग रही थी, एक भी वार नहीं लग रहा था। वो हवा में मस्त उड़ता हुआ अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि रिवर्स टेक्निक का एक बार फिर से इस्तेमाल कर देता है, जिसका नाम रेड था। और इससे कहीं ना कहीं टोजी को बहुत अच्छी खासी चोट लगती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी वगैरह टूट सकती थी, लेकिन टोजी यहाँ पे कहता है कि अच्छा हुआ मेरी एक भी हड्डी वगैरह नहीं टूटी। वो खुद को वापस से वार्म अप करता है और यही सोच रहा था कि भाई गोजो के पास में क्या क्या पावर्स है। इन्फिनिटी पावर, जो कि सारे चीजों को उसके पास भी नहीं आने देती है, ये दूसरा रेड पावर, इसी के साथ में एक ब्लू कलर की पावर भी थी, जिसका इस्तेमाल उसने पहले भी करा था। अब यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा था वो लिमिटलेस टेक्निक थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।
है, क्योंकि ज़ेनिन खानदान में तो ये बारे में पता ही नहीं है और जो गोजो का खानदान है कहीं ना कहीं सब लोगों को ये पावर मिलती भी नहीं है, और अगर मिलती भी है तो सबको पता भी नहीं होता है। गोजो ने ये पावर खुद से बना ली है, फाइनली वो इसका इस्तेमाल भी कर पा रहा है। टोजी को लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं वो फंसने वाला है और इसी के साथ में अपनी चेन को फेंकता भी है, लेकिन गोजो अपने अलग ही धुन के अंदर था, वो अलग ही जोन के अंदर चला गया था। वो ना तो किसी को परेशान करना चाहता था ना कुछ, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत समझ रहा था। अब उसे एक एक चीज की वैल्यू हो रही थी। जो लिमिटलेस टेक्निक थी वो ज़ेनिन खानदान के भी बहुत कम लोगों को ही पता थी, लेकिन खैर ये बात टोजी को भी अच्छे से पता थी क्योंकि वो भी बहुत अच्छा ही सॉर्सरर था। अब यहाँ पे गोजो ने दो बड़ी बड़ी पावर्स को एक साथ मिलाया, एक रिवर्सल और एक एम्पलीफायर। तभी यहाँ पे जो दो पावर्स मिक्स हुई तो उसी पर्पल कलर की पावर बनी है, जिससे कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया। टोजी को लग भी रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और इतनी ही देर में मतलब ऑलमोस्ट आधा मामला खत्म हो चुका था। गोजो ने इमेजिनरी टेक्निक पर्पल बना दिया था, जिससे कि टोजी की आधी बॉडी कट गई थी, हाथ और ऊपर का जो भी हिस्सा वगैरह था वो टूट के नीचे गिर गया था। और ये चीज के ऊपर टोजी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई साहब ये गोजो को नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। मतलब गोजो यहाँ पे एक अच्छे इंसान के जैसे पूछ लेता है टोजी से कि बता भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा वगैरह है तो बता दे। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा है जिसे जल्द ही 2-3 साल बाद में ज़ेनिन खानदान को बेच दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो गाइस किसकी बात कर रहा है, वो यहाँ पे बात कर रहा है मेगुमी की। तो कहता है कि अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अब यही वो रीजन था, हम कह सकते हैं फर्स्ट सीजन के अंदर गाइस आप लोग पहुंच जाओ जहाँ पे गोजो ने मेगुमी को अडॉप्ट करा था जब वो बच्चा था बिल्कुल। जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे देख पाते हैं कि गेटो जो है उसके पास में टोजी का कर्स स्पिरिट आके उसे अडॉप्ट करने के लिए कहता है। गेटो यहाँ पे पहुंच जाता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के एक जगह पे जहाँ पे काफी सारे लोग थे, क्लैपिंग कर रहे थे। इसी के साथ में हम गोजो को भी देखते हैं जिसने अपने गोद के अंदर रिको को उठा रखा था क्योंकि वो उसकी बॉडी को ले आया था। गेटो कहता है कि तुम काफी ठीक लग रहे हो, इसका मतलब है कि तुम शोको से मिल के आए हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि गेटो को भी काट पीट दिया था तो उसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। गेटो को यही लग रहा था कि उसकी गलती है क्योंकि उसने रिको का ध्यान नहीं रखा, लेकिन गोजो कहता है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जो गोजो है वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और गेटो को ये भी कहता है कि क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए। तो यहाँ पे गेटो मना कर देता है कि नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, तो जो करने वाला आदमी है वो तो कहीं और बैठा है, तो हमें शायद उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि लोगों को मारने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है क्या, मकसद भी होना चाहिए क्या। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे गेटो को उसने प्रोवोक कर दिया है या फिर उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया है, जैसे कि वो किसी को भी हार्म कर सकता है। और जो गेटो है वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर सारे लोगों को देख रहा था और गोजो वहां से निकल जाता है, गेटो यहीं पे खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड फाइनली यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही गजब का कमबैक था गोजो का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो आप लोगों को ये कमबैक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।